हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों पर चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भीखू भाई ने कहा। पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ। पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखूबाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुड़घुड़ाते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। सू छे भाई, भीखू भाई ने कहा। यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए
नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार
ऊंट वाला और भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मुफ्त ही मुफ्त, ममता पांड्या, अनुवाद संध्या राव। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर था। ठीक है, अब हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तुम्हारी समझ, अब इसमें देखिए तुम्हारी समझ प्रश्न उत्तर है। अब इसमें कहा जा रहा है कि हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, तो क्यों? तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि हर बार भीखू भाई कम दाम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो क्या लिखेंगे? जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। ठीक है, बाज़ार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाज़ार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है, तो इसलिए फ़र्क दिखता है। ठीक है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? तो इसका लिखेंगे कि नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। घ नंबर है कि वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो क्यों कहा गया होगा? क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में रहा होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया होगा। ठीक है, उसके बाद है भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। तो देखिए, उन्हें खाने पीने का शौक़ था। ठीक है, उन्हें खाने पीने का शौक़ था। दूसरा क्या लिखेंगे? वे बड़े कंजूस थे। तीसरा लिखेंगे कि उन्हें नारियल बहुत पसंद था। चौथा, वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे। पांचवा लिखेंगे कि वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि क्या बढ़ा क्या घटा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? ठीक है, तो देखिए नारियल का दाम, तो नारियल का दाम क्या हुआ? घटा। ठीक है, और देखिए भीखू भाई का लालच, तो क्या हुआ? लालच बढ़ता गया। ठीक है, नारियल का दाम घटता गया और भीखू भाई का लालच बढ़ता गया। ठीक है, इसके बाद देखिए रास्ते की लंबाई बढ़ी क्योंकि उसे बहुत दूर चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, इसलिए लंबाई बढ़ी। भीखू भाई की थकान, तो थकान भी बढ़ी। ठीक है, तो ये सारे लिखेंगे। उसके बाद है कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बताओ। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आम खाने की इच्छा होती तो किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाते? तो इसी तरह से आप कहानी को लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसे आप सोच के कि किस तरह से आप अगर उसे आम खाने की इच्छा होती तो किस तरह से ये कहानी को आप आगे बढ़ाते, तो इसे आप लिखेंगे। उसके बाद है बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। ठीक है, तो इसका बातचीत आपको फिर से पढ़ना है कि किस तरह से उसने बातचीत की। ठीक है, और इसे आपको अपने घर की बोली में आप इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे? जैसे आप बोल सकते हैं कि अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपये में अंकल जी। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। ठीक है, अब फिर क्या बोलेंगे? अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, वहीं जाता हूँ। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली पतीला। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। अब देखिए यहाँ पे काका है। ठीक है, तो काका का आप क्या लिखेंगे? काकी। ठीक है, काका का लिखेंगे काकी। मालिन का क्या लिखेंगे? माली। मटका का लिखेंगे मटकी। दर्जी का दर्जिन।
टोकरी का टोकरा और गद्दा का गद्दी। तो इस तरह से इसे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मंडी। तो मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, ठीक है। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। तो मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। अब देखिए मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, क्या क्या बिकता है। तो मंडी में आपका आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, आपका ये बहुत सारी सब्जियां बिक रही होगी, ठीक है। उसके बाद है मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो देखिए और कैसी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, ठीक है। 10 रुपये में 1.5 किलो आलू ले लो, भेल पूरी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, ठीक है। तो ये सारी आवाज़ें आपको मंडी में सुनाई देगी, ठीक है। और देखिए फिर है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। तो देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ आप बहुत शोर होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे घर के आसपास भवन निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती रहती हैं, कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर लगाने की आवाज़। तो इस तरह की आवाज़ें आती है जहाँ की बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद है देखिए गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है, ठीक है। मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे कि बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजराती है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये गुजरात में बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहनावा है भिखू भाई का वो भी गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बेन लगा हुआ है। तो गुजरात में जो है ना भाई बोला जाता है, किसी के नाम के साथ में भाई बोला जाता है, और किसी के नाम के जो महिला होती है उसके नाम के पीछे आपका बेन लगा हुआ होता है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है, ठीक है। तो ये सारी बातों से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखिए कि गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गाड़ू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये इसका उत्तर आपको खुद लिखना पड़ेगा कि आप आप कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उस भाषा में आप क्या बोलते हैं, भाई को या बहन को किस तरह से बोलते हैं, कैसे आप आदर सत्कार करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको खुद लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।